अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात स्पेशल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम हफ्ते के दिन दुनिया न्यूज़ लेके आ रहा है। असल में म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में बिल्कुल ज़वाल पजीर है। उसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड जो है म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। आज से कुछ दिन पहले तक एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्या होता है। मेरा ख्याल था प्रोड्यूसर वो होता है जो गाने को या फाइनेंस करता है या बाकी टीम को इकट्ठा कर देता है और वो एक स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक हर एक को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट को टाइम पे करवा देता है। लेकिन जब मुझे इसकी तफसीलात पता चली तो वो इंतहाई हैरान कुन थी। और जब मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में शायद इस वक्त 4 या 5 क्वालिफाइड म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स रह गए हैं सिर्फ, तो वो इंतहाई दुख की बात हुई। अब आपको टैलेंट नज़र आता है, जैसे आपको फ़र्ज़ करें कि मैं टेलीविज़न पे एक एंकर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस शो को लाने के लिए आप तक तकरीबन कोई 100 सवा 100 के करीब हुनरमंदों के हाथ हैं बीच में। आप हो सकता है कैमरामैन का आपको पता हो सकता है प्रोड्यूसर का आपको पता हो, लेकिन उसके अलावा बेइंतहा टेक्नीशियंस होते हैं, चाहे वो लाइव ट्रांसमिशन दे रहे हों, चाहे वो ऑडियो एक्ूस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हों, चाहे वो यहाँ पे कोई चाय देने वाला हो। हर आदमी का एक अपना इनपुट होता है इस प्रोग्राम को आप तक लाने के लिए। तो इसी तरह जब एक आर्टिस्ट आपके सामने एक गाना लेके आता है तो उसके पीछे म्यूज़िक प्रोड्यूसर के अलावा और बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशंस होती हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स ये वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता है। पाकिस्तान में म्यूज़िक प्रोडक्शन क्यों ज़वाल पजीर है? पाकिस्तान का म्यूज़िक क्यों दोबारा से बेहतर नहीं हो सकता? यहाँ पे क्यों ख्वाजा खुर्शीद अनवर या मास्टर अब्दुल्ला या इनायत हुसैन ये लोग दोबारा अब नहीं पैदा हो सकते? ये तो सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये पता करेंगे कि जब टैलेंट हंट हो रही होती है, अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, तो आपको पता चले कि आपने किस तरह से स्कोर करना है, किस तरह से गाना गाना है, और अगर आप प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल इदारे या प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कंपनीज किन किन चीज़ों को देख रही होती हैं। हमारे साथ वी हैव अ वेरी रेनाउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर विद अस। वी हैव फ्रॉम फायर रिकॉर्ड कंपनी जनाब इरफान अख्तर साहब। इससे पहले ये इंडस म्यूज़िक के भी हेड रह चुके हैं, जियो के कंटेंट हेड रह चुके हैं म्यूज़िक के। और हमारे साथ जवाद अहमद हैं, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ अबरारुल हक हैं, ये बिलोदे घर से शुरू हुए थे और अब पता नहीं कितने घरों तक टाप गए हैं। अल्लाह ताला इनको कंध टपाता ही रहे। हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से सजाद अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सजाद अली बड़े गुलाम अली ख़ानदान के ख़ानदान से हैं, कोई छोटा नाम नहीं है। हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में हदीका कियानी, पाकिस्तान नंबर 1 पॉप दीवा। और इस वक्त हमारे साथ हैं अली ज़फ़र, कराची से स्पेशली अपनी एक रिकॉर्डिंग छोड़ के ही इज़ जॉइंड अस। अली ज़फ़र जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे वो एक हर दिल अजीज़ शख्सियत और गुलकार और आर्टिस्ट भी हैं। और अब तो मुझे पता चला है कि वो हॉलीवुड तक उनका नाम जो है वो बोलना शुरू हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली इरफान, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर करता क्या क्या? प्रोड्यूसर जो है ना वो प्रोडक्शन वैल्यू डालता है किसी गाने के अंदर। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमें सबको पता है कि कंपोज़र क्या होता है। एक आर्टिस्ट खुद भी कंपोज़र हो सकता है, 3-4 लड़के मिल गए, उन्होंने एक बैंड बना लिया, उन्होंने अपना कोई गाना लिखा, वो गाना लिखने के बाद उन्होंने किसी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर जब वो अब उसको लोगों तक सुनाना चाहते हैं, खुद नहीं सिर्फ खुश होना चाहते उसको सुन के, तो अब वो जब किसी कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी को आगे एक ऐसी प्रोडक्शन वैल्यू चाहिए होती है जो कि मार्केट का एक स्टैंडर्ड होता है, उस वक्त का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। ये वो पॉइंट है जिसमें वेस्ट में भी और यहाँ पे भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर बीच में आता है कि वो बैंड है, उसकी अपनी कॉम्पोजिशन है, उसकी अपने लिरिक्स हैं, सब कुछ है, येट उनको एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से होके आ रहा है और किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया भाई ये बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये होता है कि वो उनके सॉन्ग को सुनता है, उनको ये गाइड करता है कि इसकी सॉन्ग की स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, ये जो आपका सिंगर है ये अगर इस नोट पे गा रहा है तो इसकी टोन बड़ी अच्छी आ रही है, तो गाने का हम सुर यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो ये और अच्छे तरीके से गाना एक्सप्रेसिव हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है इसमें उनके स्केल में तो नहीं फर्क डालते? देखिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है? एक तो ये है कि वो एज इट इज़ गाना पसंद कर ले और वो कहे गाना बहुत अच्छा है।
इसको सिर्फ एक अच्छी मिक्सिंग और मास्टरिंग की ज़रूरत है। अब वो मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए वो अपने स्टूडियो में कर ले या किसी स्टूडियो को रिकमेंड करके वहाँ पे मिक्स मास्टर करवा दे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो उससे कह सकता है कि वोकल्स आपकी यहाँ से गड़बड़ है, मैं वोकल्स दोबारा करवाना चाहूँगा और ये इन पॉइंट से मुझे डाइसी लग रही हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो ये कह सकता है कि आपकी गिटार की टोन जो है वो बड़ी दकिया नूसी सी है, 1901 की आ रही है, इसको हम 2010-2011 का जो साउंड चल रहा है उसके हिसाब से लेके आते हैं, इसमें 4 चीजें और ऐड मैं करते हैं। एक मिनट, वेरी क्विक क्वेश्चन इरफान, गाना वही है लेकिन क्या ये सही है कि जवाद हो या अबरार हो या ऐसे कई सिंगर्स हों, आपने इन लोगों के सिंगल्स में बेइंतहा कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं? कुछ हद तक, मिसाल के तौर पे अबरार की मैंने एल्बम्स में इसकी वोकल्स करवाई हैं। अब वो जब अबरार बूथ के अंदर होता है तो अबरार के ऊपर 100 किस्म के प्रेशर्स हैं कि उसने गाना लिखना भी है, उसकी धुन भी अबरार खुद बनाता है, अपना म्यूजिक भी अबरार खुद बनाता है। येट अबरार फ्रॉम डे वन मुझे उसमें इन्वॉल्व करता है कि यार मैं वोकल्स करूँगा तो आप बोर्ड के ऊपर बैठें। अब मैं क्या करता था कि मैं अब मेरा एक ट्रिक है जो कि मैं अब ओपन कर देता हूँ सबके आगे, कि मैं सिंगर को ये बताता नहीं कि मैं आपको रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मैं इन्हें बोलता था कि इब्रार रिहर्सल करेंगे। That's a very old trick in the हाँ, book. इब्रार रिहर्सल करेंगे, गाओ जरा गाना। अब मैं टेक पे टेक लिए जा रहा हूँ और एंड पे उसने कहा कि हाँ इरफान कब करें फिर रिकॉर्ड, तो आप आ जाएं बाहर। मैंने उन टेक्स के अंदर से मैंने देख लिया कि मैंने स्टार्ट का हिस्सा कहाँ से रखना है, मिडिल वाला कहाँ से रखना है। अबरार ने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि यार ये वाली क्यों और ये नहीं, हालांकि हम दोनों बहुत सी चीज़ों पे। मैं इस पे आता हूँ जरा। अली जफर हमारे साथ लाइन पे हैं। अली जफर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। अली, आपको मैं बताऊं, एक कन्फेशन है, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। मुझे नहीं पता, मुझे तो म्यूजिक के बारे में सिर्फ एक बात पता है, वो ये है कि मैं बेसुरा हूँ। इसके अलावा तो मुझे म्यूजिक के मुतालिक पता कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने आपका पहला गाना सुना था और मैंने उस वक्त वीडियो नहीं देखा था, वो तारिक वाला, तो मैं ये एक्चुअली मुझे एक लम्हे को लगा कि किशोर कुमार गा रही हैं। इज दैट डिलिबरेट के कुदरती ऐसा है? अच्छा, नहीं, ये सवाल काफी दफा किया जाता है। एक्चुअली वो बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके साथ मेरा कंपैरिजन वैसे ही, मैं तो उनकी जूती बराबर हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। और कई दफा ये होता है कि थोड़ा सा जिस तरह जेनेटिकली शक्ल का मिलना हो जाता है, वैसे ही आवाज का मिलना हो जाता है। थर्डली ये था कि हाँ, चूंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो वो कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी थी जिसकी शायद रिक्वायरमेंट थी कि उनके स्टाइल की सिंगिंग, वोकल थ्रो या अटैक दिया जाता और एक एक्सप्रेशन दिया जाता, तो वो किया जाता। ऑल्दो आई डू बिलीव दैट वन शुड हैव हिज ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल which he should be known for, and that's what I'm aspiring towards. अली, मुझे ये बताएं कि इरफान यहाँ पे हैं, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। पाकिस्तान में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्यों खत्म हो रहे हैं और इनकी क्या जरूरत है? पहले तो बहुत बहुत मेरा सलाम मेरे जितने भी सीनियर्स बैठे हुए यहाँ पे। अब्रार तो आपसे बहुत सीनियर हैं, ये तो 14-15 साल सीनियर हैं आपसे। अच्छा, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऐसा है बशीर भाई के एग्जैक्टली खत्म नहीं हो रहे। थोड़ा सा मैं इसमें आपसे डिफर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जितने भी लड़के हैं जो काम कर रहे हैं म्यूजिक की फील्ड में, ये एक तरह से खुद म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं। घर घर में इन्होंने अपने होम स्टूडियोज लगाए हुए हैं और ये शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास चॉइस कोई नहीं है। इनको कभी भी कोई प्रोफेशनल पेट्रोनेज दी गई या कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोडक्शन हाउस या रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से जहाँ पे जाके ये काम कर सकें। तो मजबूरी के तहत ये लोग खुद अपने पैसे वैसे खर्च करके, अपने शौक, अपने पैशन की वजह से सामान खरीदते हैं और म्यूजिक बनाना शुरू कर। जब ये इस अमल को शुरू कर देते हैं जिसमें ये गिटार्स रिकॉर्ड करते हैं, वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं, ड्रम्स रिकॉर्ड करते हैं, गाना बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाते हैं। प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अब उससे ऊपर की एक जगह है जिनकी रिसर्च होती है, जिनका एक्सपीरियंस होता है साउंड डिजाइनिंग में, जिनकी अवेयरनेस होती है टुवर्ड्स इंटरनेशनल साउंड, इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होता है इसके बारे में। वो हाँ, आप कह सकते हैं कि यहाँ कम है, बिकॉज एक तो उसके लिए यहाँ तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, यहाँ पर्सनल इंडेवर और पर्सनल रिसर्च और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इरफान जो है, इरफान क्यानी, इनकी पर्सनल जो इनका इंडेवर है, काविशें हैं, कोशिशें हैं
और बहुत ज्यादा पैशन है इनके अंदर म्यूजिक और इंडस्ट्री के हवाले से, इसलिए ये हम जैसे लोगों को हेल्प आउट और गाइड करते आए हैं शुरू से। और ये उन लोगों में से हैं जो कि जिसे कहते हैं ना, कैमरे के पीछे बैठ के काम करते हैं, हम लोग आगे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इनकी सपोर्ट और इनके मशवरे, जिस तरह इन्होंने मेरा जो स्टूडियो है, मैंने अपना स्टूडियो का जो एकूस्टिक्स है वो इनसे डिजाइन करवाए हैं, ताकि मुझे एक ऐसी साउंड मिले जिससे मुझे पता चले कि मेरा एक्चुअल मिक्स मैं बना क्या रहा हूँ, जो कि टीवी के लिए जाएगा या बाहर जाएगा। एंड रोहेल हयात बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जो कोक स्टूडियो को प्रोड्यूस करते हैं, तो रोहेल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर है, शाही इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर है, एंड देयर मेनी पीपल जो अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। अली जफर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने जवाब सुनी अली जफर की बातें, एंड यू नो वो तो इरफान की तारीफें करना शुरू हो गए थे, बट वाकई ये इस काबिल है कि इनकी तारीफ की जाए। मेरा ख्याल है बड़ी वेल डिजर्व्ड जो है ना तारीफें थी। और इरफान मतलब आपने इरफान अख्तर से तारुफ कराया, मैं तो इरफान कियानी से इसको जानता हूँ, और मेरे साथ बल्कि यूनिवर्सिटी में शनाख्ती कार्ड देखा था। अच्छा, क्योंकि अब फायर रिकॉर्ड कंपनी का कोई बंदा है यहाँ पे, तो हमें हर तरह तलाशी लेनी पड़ती है ना उसकी। अच्छा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में इरफान और मैं एक ही एरा में हम दोनों पढ़ते थे, और इसने सिविल इंजीनियरिंग की थी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ। और मैंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंजीनियरिंग के बाद जो लोग ये काम जिन्होंने शुरू किया, उनमें से 3-4 ऐसे थे जो जिनको इसलिए करना चाहिए था कि उनके कान बहुत सुरीले थे। उनमें एक इरफान था, एक नजम शराज था, एक मेरा भाई था, उसने अभी छोड़ दिया, बाद में आगे बन के अपना काम शुरू कर दिया। एक मैं अपने आप को सबसे कम कहता हूँ उन सब में। इसके कान बहुत सुरीले थे और ये शुरू से थे, और जब इसने फिर म्यूजिक में काम शुरू किया है प्रोडक्शन का, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक चीज़ होती है ना, ये एक अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है। ये इसके अंदर शुरू से है, फिर इसने इतना अपने आप को एक्सर्ट किया है, स्ट्रगल इसने इतनी की है। ये बड़ा मेहनती आदमी है और ये बहुत पैशन। बट म्यूजिक प्रोड्यूसर की जरूरत है, हाँ जी, म्यूजिक प्रोड्यूसर की, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर की जरूरत होती है हमें। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये जो इंजीनियरिंग आप जिसका अभी कह रहे हैं ना कि मैंने नहीं की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्किल का काम है सारा। इसने अभी अली जफर ने एक टर्म यूज किया था, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, साउंड इंजीनियरिंग। उन्होंने बोला था कि मैंने उनके स्टूडियो का अकूस्टिक डिज़ाइन किया है। एक्चुअली मैं जब इसके स्टूडियो में, अली के बारे में ये बता दूं कि अली बजाते खुद भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंगर जो है वो खुद म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं। फाखिर है, बहुत बड़ा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ज़बरदस्त सेंस है उसकी। अब लेकिन ये एक ख़ास लाइन है जिसमें किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब अबरार है, अबरार की खसूसियत क्या है कि इसने गाना लिख ऐसा देना है कि वो लिखा हुआ भी गाना जो है ना वो हिट है। घटिया लाइन यानी है, सच नहीं, घटिया लाइन नहीं। देखिए, वो मैं इसको हमेशा ही बोलता हूं कि अबरार तूने लिख ऐसा दिया कि अब इसमें मैं आऊं ना आऊं, अच्छी रिकॉर्डिंग हो बुरी हो, प्रोड्यूसर आए ना आए, वो गाना रुकने वाला नहीं है। एक तो बात तय ये है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ मेरे दोस्तों को ये एहसास चूंकि है कि यार इरफान है तो मुझे क्या जरूरत है इस चक्कर में पढ़ने की कि माइक कौन सा लगेगा, कमरा कौन सा होगा, ड्रम की साउंड कौन सी होगी, कीबोर्ड कौन सा। इरफान है ना, इसका काम है, ये कर लेगा। अव्वल तो मैंने इसकी मिसाल दी है कि ये दोनों जो बैठे हैं ये अपना काम भरपूर मुकम्मल तरीके से करते हैं। मेरे साथ सिर्फ एक, क्योंकि इनका अपना एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट वही है जो मेरा है, तो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं कई दफ़ा। अली ज़फ़र की अभी आपने किशोर वाली मिसाल दी, मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहता हूँ कि अली का जब गाना चन्नो आया तो मैं इंडस म्यूज़िक का हेड था, तो मैंने अपने रूम में जाके जब वो वीडियो चलाया एडिटिंग रूम में, तो मैं परेशान हो गया। मैंने नीचे डायरेक्टर का नाम पढ़ा, एहसन रहीम। एहसन, मैं, जवाद, अबरार, हम एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही टीम थे, हम इकट्ठे लाहौर। यस, मैंने एहसन को कॉल किया, फौरन मेरी हालत ख़राब हो गई कि यार ये क्या कमाल चीज़ आ गई। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा। मैंने एहसन से कहा यार ये लड़का कौन? उसने कहा NCA में पढ़ता है। मैंने कहा इसकी एल्बम रेडी है? नहीं। यार मैंने इससे मिलना है। मैंने वीडियो नहीं चलाई। एहसन ने कहा वीडियो तो चला दो। मैंने कहा वीडियो नहीं चल सकती भाई इसकी, इससे मिलना है पहले। अब ये आ गए। मैंने इनसे कहा कि यार आप, मैंने ज़िंदगी में किशोर कुमार, क्योंकि गाना बहुत मुश्किल है, किशोर कुमार को सुनना बहुत आसान है, किशोर कुमार को गाना तमाम सिंगर्स में से मुश्किल है, और ये अक्सर लोगों को नहीं पता। लोगों को ये लगता है किशोर सीधा सीधा गाता है तो वो बड़ा कोई आसान काम है। मैंने कहा मैंने जितने लोग किशोर की टोन में सुने हैं ज़िंदगी में, चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, विदाउट एनी ऑफेंस, मुझे उसमें से स्मेल आती है
हल्की सी बू आती है कि यार वो बात नहीं बनी, लेकिन मुझे तुम्हारे से ना खुशबू आई है किशोर की, और ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने जो गाया मेरे दिल को अच्छा लगा। तो एल्बम रेडी नहीं थी, मेरी एल्बम नहीं रेडी, मैं तो अभी पहला ही वीडियो बनाया है और मैं अभी आगे देखूंगा। वो कराया आपने फिर मैंने एल्बम anyway, जब हम आएंगे तो अब्रार उल हक से पूछते हैं कि इनका सफर जो है उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन का क्या क्या आंसर था और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स किस तरह उसको डील करते हैं। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मुख्तलिफ लोगों की बातें सुन रहे थे। अब्रार उल हक, आपने मुझे बताया कि पहले दिन से आज तक आप इरफान के साथ डील करती हैं आई हैं, या आप इनकी एक सेंस में बिलीव करते हैं, वो सेंस क्या है? देखिए, मैं स्पेशलिस्ट पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो उस मामले का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास आपको जाना चाहिए। तो म्यूज़िक के एक्विस्टिक्स का, शायरी का भी, अगर उसमें इरफान ने कहना ना कि इसको इस तरह से अगर थोड़ा सा कर लेना अब्रार, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। एक बंदा ओवरऑल उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है। इसको मैं सिर्फ एक म्यूज़िक का तक महदूद नहीं रखूँगा, इन बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ये तो इस वक्त जहाँ पर है, मैं समझता हूँ इसको शायद कहीं और बहुत आगे होना चाहिए था। ये मैं बग़ैर मुबालगे की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक वाक़या मुझे छोटा सा याद आता है, और मैं हर जगह दुनिया में जाता हूँ तो वो मुझे याद रहता है इरफान के हवाले से। एक बार मैं गा रहा था, तो मैंने गाया तो वो थोड़ा सा बेसुरा था, और उसके बाद मुझे कहता है इरफान, एकदम रोका। इरफान कहता है अब्रार एक दफ़ा दोबारा दूसरी टेक लेंगे और उसमें ज़रा ना जम के गाना, ज़रा सुर में रह के गाना। मैंने दोबारा टेक ली और उसमें मैंने कोशिश की कि मैं बेसुरा ना हूँ, और बड़े सुर में मैंने वो गा दिया। मैंने कहा सुन लो। इसने दोनों सुने। कहता है दूसरे वाला बड़ा सुर में है, लेकिन पहले वाला रखेंगे, यानी उसको हम छापेंगे। मैंने कहा अगर वो सुर में दूसरे वाला तो पहले वाला क्यों? कहता है वो सच्चा है। तो एक सुरीली चीज़ होती है, एक सच्ची चीज़ होती है। सच्ची चीज़ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये होता है फ़र्क एक म्यूज़िक के मैं तो उसके लिए वर्ड म्यूज़िक प्रोड्यूसर बड़ा छोटा वर्ड है, उसको समझने का, कि वो सुरीला बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन सच्चा क्या है, और जिसने सच्चा वो होता है जो अल्टीमेटली लोगों के दिलों को जाके जो उसका इम्पैक्ट। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान नंबर 1 फीमेल पॉप आइकॉन हदीका कियानी ने। लेकिन इससे पहले कि मैं हदीका से बात करूं, मैंने इरफान आपसे एक फ़र्क पूछना कि आप अब प्रोड्यूसर हैं, आपके पास 2 टैलेंट एक साथ आई हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट? अब नयों के मुतालिक तो बड़ी हमने कहानियां सुनी हैं, आपको जरा टास्क देता हूँ, मुझे बताएं लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। लता। अब लता का क्या मतलब? एकदम आपने कह दिया लता कि सुपीरियर है लता, एग्जाम्पल दे मुझे। देखिए, लता की गायकी बड़ी सोलफुल है, बहुत रूह के साथ उन्होंने सारी जिंदगी गाया। आशा जी, अच्छा ये अब ये बहुत से लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, मेरी जाती राय है, तो इसलिए कोई ऑफेंसिव होने की किसी नहीं, आशा जी नहीं देखनी प्रोग्राम ये। नहीं, देखें भी आशा जी ने बहुत जो शोक और चंचल गाने हैं ना, वो आशा जी ने बहुत खूबसूरत गाए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो भी एक लिविंग लेजेंड हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों की गायकी के फ़र्क है, उसमें यह है कि लता जी का जो गाना है वो सुनने में बहुत आसान लगता है। मसलन करवटें बदलते रहे सारी रात हम, उनको जरूरत नहीं है कि वो ये कहें, इसमें गैप्स नहीं है कहीं। नहीं, उनको ये जरूरत नहीं है कि वो ये कहें करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। ये मुझे समझ आ रही है आप किसकी बजा रहे हैं। उनको मुश्किलात में लोगों को नहीं डालना, उन्होंने करवट ऐसी बदलवानी है। इसको हम म्यूजिकल लैंग्वेज में प्रोसिडी कहते हैं, कि उस मेलोडी को इस अंदाज से गोलाई से लेके चलना है, उसके अंदर की जो वर्द है, जो जगह है, उसको इतना गोल रखना है कि लता की मिसाल ऐसे है जैसे एक शहद, आपने एक पानी फेंक दिया, फड़क करके नीचे गिर गया, शहद फेंका तो वो बिल्कुल उसकी लैंडिंग स्मूथ। और देखिए यही बात है कि आशा जी की जो वर्द है ना वो नजर आती है। इस अंजुमन में आपको, मैं चूंकि सिंगर नहीं हूं, लेकिन वाजे टक 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 टक, तो लेकिन लता जी बहुत आगे की दुनिया है, इतनी गोल, इतनी खूबसूरत फेड इन फेड आउट का एक निजाम, और गाने की रूह को
जवाद ये सही है अबरार, आप दोनों मुझे बताएं कि सिंगर अपनी जगह खुद बनाता है और बीच में गैप्स दे जाता है अगर वो अनाड़ी हो? अपना अपना स्टाइल होता है। एक लाइन को एक आदमी जिस तरह गाएगा, उसी लाइन को दूसरा आदमी अपने तरीके से गाएगा। अपना अंग होता है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉप म्यूजिक जो बहुत ज्यादा जिसने तरक्की इसको मिली है, उसकी वजह ये थी कि लोगों के ओरिजिनल टोन्स थे, जिसको हम टिम्बर भी कहते हैं। तो टिम्बर अपना अपना था। तो हम जितने भी लोग हमारे एरा में, मतलब जैसे मैं भी हूँ, अबरार भी, और लोग भी हैं, जो जो भी हिट हुए और बहुत बड़े हिट हुए पाकिस्तान में, मासेस के आर्टिस्ट बने, उनका अपना अपना टिम्बर था। तो वो अगर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। और हम बड़े कुछ किस्मत भी। एक मिनट जी, जल्दी। मैं कुछ टॉपिक चेंज करना चाहते हैं जरा सा, क्या इसी पे? नहीं, इसी पे आपने क्या कुछ शादी का जिक्र करना है? नहीं, म्यूजिक के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से। अच्छा, म्यूजिक के हवाले से। बात यह है कि मुझे एक लगता है कि एक जो क्रिएटिविटी है ना, उसका फुकदान, या समझ लें कहत वाला दौर आ गया है। जवाद ने बात की, बाकी सारे लोग, जिसमें हदीका भी शामिल है, फ़ाखिर भी है, शहजाद भी है, प्रेम शाह, बहुत सारे लोग, जुनून भी है, ये लोग सारे जब म्यूज़िक में थे तो एक एल्बम आता था, वो हिट ज़रूर होता था, और बहुत सारे आर्टिस्ट, और एक कॉन्सर्ट्स का एक दौरा था जो कि अब नज़र नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि अभी पिछले 8-10 साल में सवाए इसके कि जो इंडियन प्रोड्यूस्ड एल्बम्स कुछ 1-2 लोगों की आई, उनको मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक की प्रोडक्शन नहीं कहूँगा माजरत के साथ, वो एक चीज़ वो नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है वो जो आइडेंटिफाई करने वाली प्रॉब्लम, एक तो राइटली आपने कहा कि हमारे यहाँ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स उस वक्त भी कितने थे। अब इरफान जैसे लोग तो देखें, ये जैसे मैंने कहा कि मेरा एल्बम अगर मैं बनाने से पहले वह कुछ और तरह का साउंड कर रहा होगा, जब इरफान के हाथ लग जाएंगे तो उसके बाद एक डिफरेंट। मैं देखता हूँ जिसने इरफान के साथ सबसे पहले काम किया, सबसे ज्यादा काम किया, हदीका कियानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने सबसे ज्यादा काम किया इरफान के साथ, इनके हाथ लगे तो कोई फर्क पड़ता है ट्रैक में? सीधी बात बताएं, खरी मैं ऑब्वियसली खरी बात पे हूँ तो खरी बात ही करूंगी ना मुबशर जी। मैं तो ये कहूंगी कि इरफान जो है ना वो मैं एज अ सिस्टर नहीं बात करूँ अभी, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ सिंगर, एज अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा टैलेंट भी मेरे अंदर है और मुझे अगर इरफान की गाइडेंस ना मिलती, उसकी सपोर्ट ना मिलती और उसकी प्रोफेशनल असिस्टेंस ना मिलती मेरी लाइफ में, तो आज मैं शायद इस मकाम पे ना होती। मैं अपने मकाम को कोई उस तरह नहीं कह रही कि मैं आई एम जस्ट ऑन द स्काई और एनीथिंग, आई एम स्टिल ऑन द ग्राउंड। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग मुझे चंद लोग जानते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं या म्यूजिक को सुनते हैं और कहते हैं जी बहुत अच्छा गा रही हैं, तो उसके पीछे इस इंसान की बहुत लंबी एफर्ट है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की गाइड है। मैंने जिंदगी में जितने भी लोगों से सीखा है, इससे मैं कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, चूंकि ऑब्वियसली मैं इसकी छोटी बहन भी हूँ और हम एक घर में भी रहते हैं, तो एक हम लोगों का उस तरीके से लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो थ्रू आउट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा चल रहा है। नहीं, बट ये म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो मैंने है, लाइफ में अगर मुझे जितनी गाइडेंस और जितनी सपोर्ट प्रोडक्शंस के अंदर और म्यूजिक में इस इंसान से मिली है, मैं शायद जो भी कुछ हूँ, मैं शायद खुदा के बाद इसी की वजह से ही हूँ। हदीका कियानी, थैंक यू वेरी मच। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, हमारे साथ और भी बड़े लोग ज्वाइन करेंगे, बट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हदीका कियानी की, जो कही थी कि खुदा के बाद अगर मैं किसी की एहसानमंद हूँ तो इरफान साहब की। इरफान, मुझे ये बताएं, एक तो बहन है ऑब्वियसली, वो एक अपना एक उसका एक खूबसूरती है, उसकी चाशनी उस रिश्ते की, बट हैविंग सेड दैट मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। जो आप लता और आशा की बात मुझे बता रहे थे, लेट्स कम टू किशोर एंड रफ़ी। चलें, दो और ग्रेड्स हैं। अब मुझे बताएं कि इफ यू वर टू डिफरेंशिएट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कि किसको आपने ज्यादा टाइम वो देना है, तो किसको करेंगे? नंबर तो मैं ज्यादा किशोर को लगाऊंगा, क्योंकि वो इंतहाई वर्सटाइल सिंगर था। वो रफी साहब को आप कैसे कह सकते हैं कि लिमिटेड है? देखिए, अगर आपने किसी को जज करना हो ना कि कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट है, तो ये सिर्फ चेक कर लें कि किसको कितने लोग गा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि रफ़ी साहब के 10,000 लोग उसी तरह के गाने गा रहे हैं और उसी अंग के अंदर गा रहे हैं, तो बस पा लीजिए इस बात को कि उस अंग को पकड़ना आसान होगा शायद, और उसको काबू किया जा सकता है। और अगर किशोर की तरह के आपको ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, तो ये तो बात नहीं कि किशोर को सुनते नहीं है, लेकिन वो कहा नहीं जाता किशोर को,
नहीं कहा मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अब मिसाल के तौर पे रफ़ी साहब का एक खास अंदाज था कि ऊपर के सुर में थोड़े से नेजल हो जाते थे, संगे मर मर पे इस तरह जाते थे, और जब नीचे आते थे मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने। अब ये 2-3 चीज़ें अगर आपने पिक की हैं कि नीचे आके मैंने ग्राम को इस तरह खोलना है, अपने गले को ऊपर जाना है तो हल्का सा नेजल हो जाना है, और हल्का सा सांस में भी थोड़ा सा लाडलापन लेके आना है, तो वो आप कोई गाना गाएंगे तो सुन के कहेंगे हाँ ये गाना आप रफ़ी की तरह गा रहे हैं। मुझे बड़ा इख्तलाफ है उन सारे टीवी के टैलेंट हंट शोज़ के अंदर जिसके अंदर लोगों की क्लोनिंग करना शुरू कर देते हैं कि अगर रफ़ी का गाना गा रहा है तो बिल्कुल रफ़ी के अंग में गाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट है जो आप किसी सिंगर के साथ करते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी में, मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कि मैंने हदीका को अगर किसी और शख्स का गाना गवाया तो मैंने कहा कि तुम मेल, और यही टिप दे रहा हूँ इस शो में, कि तुम फीमेल हो तो तुम किसी मेल आर्टिस्ट का गाना गाओ, क्योंकि तुम चाहते हुए भी उसको कॉपी नहीं कर सकोगी। तो फिर मनेरी मौज क्यों कराया? अगर ऐसी बात थी तो मलका पुखराज को आपने करवाया ना मनेरी मौज। आपने बात चेंज की ना, नहीं आपने बात चेंज कर दी। मैं बात ही ये नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा कि खरी बात में बैठे हैं। मैंने बात ये की ही नहीं है। मैंने ये कहा कि आपकी जो लिसनिंग है, मलका पुखराज ने गाया है मन दी मौज मोया हसड़ा खेडड़ा दिल की रखड़ा खम्मे कन्ने, ये टोन चल रहा है। तो हदीका कह रही मन दी मौज। मैंने ये बात नहीं लेकिन की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि लिसनिंग करते हैं ना हम बैठ के, तो मैं हमेशा मेल सिंगर्स कहता हूँ लता की लिसनिंग करो और उसके गाने तैयार करो, और फीमेल्स को कहता हूँ आप किशोर के या रफ़ी के गाने। हमारे पास कौन से ऐसे, चले मैं जरा सा अब आ रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे दोनों से बारी बारी, पहले जवाब के वो कौन से टेक्निकल यानी लोग हैं और वसाइल हैं कि जो अगर आएंगे तो हमारा म्यूजिक बेहतर होगा? देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल लोगों से पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। उसकी क्या बात करनी? गवर्नमेंट की किस चीज की पॉलिसी? उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं, आपकी पॉलिसी है ही नहीं ना, मतलब वही मैं कह रहा हूं। उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी क्या पॉलिसी बनाएंगे? पाकिस्तानी म्यूजिक जो है, पाकिस्तानी फिल्म जो है, उसको अगर कोई डेट्रीमेंटल चीज है जिसने खत्म कर दिया है, जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पायरेसी है। हाँ, जिसने अनलाइसेंस्ड और इलीगल सॉफ्टवेयर जो है वो चला रहे हैं और बेशर्मी से, और चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, पाकिस्तानी फिल्म पे कोई पैसा नहीं लगाना। मुझे याद है अबरार को बड़ा एक जमाने में जोश रहा था बिलो के घर के टाइम पे, ये छापे पड़वाता था, उसके बाद ये भी थक गया, चलो यार मैं कितने कितने जाऊँ। टेक्निकल काफी हद तक अपने गाने के लिए कंट्रोल किया ना, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट आप कह रहे हैं ना, वो ये है कि ये जो जिस तरह प्रोड्यूसर है इरफान ज्ञानी, इस तरह लाला कहते हैं उसको, इस तरह के बहुत सारे लोग आने चाहिए, बहुत सारे लोग। और वो आगे म्यूजिक क्योंकि अब हो गया बहुत स्पेशलाइज फील्ड, अब ये ऐसा नहीं रहा कि अब आपने खुद ही एल्बम बनाया, खुद ही सारा कुछ किया और आपने आप हिट हो गए। अब आपको कम्पीट करना पड़ता है ऑन द हाईएस्ट लेवल, और करना भी आपको ग्लोबली पड़ता है। अब इंडिया के जो लोग हैं वो वेस्ट से कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त, तो हमने तो इंडिया से करना है पहले, तो इसलिए मैं समझता हूँ कुछ तो सोशल रीजंस भी इसकी हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक इम्पैक्ट छोड़ती है हम पे, क्रिएटिविटी उससे मुतासर होती है, हमारा नोहे लिखने को दिल चाहता है, किसी ज़माने में हम भंगड़े लिखते थे। दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो ये कि जब लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, शायर की को ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलेगी, वो क्यों लिखेगा? इंडिया के अंदर बरक्स है इसके, आप जावेद साहब से लिखवाएं ना जाके, वो आपसे 1 करोड़ रुपया मांग लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ परवेज़ साहब या दाएँ बाएँ ये लोग बड़े लोग हैं, लेकिन वो ये काम कर ही नहीं पाते। फिर उसके बाद इसी तरह के इरफान का टाइप के लोग भी हमारे पास कम है। पायरेसी का जिक्र जवाद ने ऑलरेडी कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं सारे के। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि पाकिस्तान क्या मैं कहूँगा कि जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, बड़े गुलाम अली खान साहब के खानदान से, तो अगर मैं ये कहूँ कि सुर और ताल उनके घर की लौंडियाँ और बांदियाँ हैं तो गलत नहीं होगा। सजाद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सजाद साहब, मेरे सारे दोस्त सहबाब जहाँ बैठे हैं सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई ये बताएं कि टेक्निकली म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है कि जो आपको आपके ट्रैक्स को कटवाता है फाइनली या फाइनल रीमिक्स करता है, उसका एक गुलकार की जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कितना फर्क होता है?
मेरा ख्याल है उसका बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा रोल है जो कि 100% है। तो 100% रोल है भाई। बात यह है कि हर गुलकार जो है वो प्रोड्यूसर नहीं होता, और बहुत बहुत अच्छे गाने वाले सिर्फ उस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर का 100% कंट्रीब्यूशन है। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो ये तुक्का है कि कोई हिट हो जाए या चल जाए। तो हम एक 100% एक प्रोड्यूसर का यही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और ये सजाद अली साहब थे, दुबई से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, इसलिए अगर आवाज में थोड़ी आपको डिस्टॉर्शन लगे तो प्लीज एक्सक्यूज अस। मैं एक छोटी सी बात कर दूं जी। सजाद अली की बेबिया की एल्बम के बाद दूसरी एल्बम थी चीफ साहब, और उस जमाने जावेद शेख साहब की जो फिल्म थी हाँ वो एल्बम थी। तो उस ज़माने में मैंने नया नया स्टूडियो बनाया था। तो मैंने चूंकि सजाद अली खुद बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर भी हैं और सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं। तो ये आए लाहौर, तो इनको शायद याद है कि नहीं कि मैंने अपने स्टूडियो में बैठ के कहा कि मैं सजाद भाई वो पंच वो आता कैसे है आपके गानों के अंदर, मुझे थोड़ा सा बताएं। तो क्योंकि उस वक्त एक ना वो एक कीड़ा नहीं जिस तरह शुरू हो गया था कि यार ये वो साउंड कैसे आती है सजाद अली के गाने में, इतनी ज़बरदस्त बेस और ड्रम्स और खुला खुला साफ क्लीन गाना सुनाई देता है। उस दौर की रिकॉर्डिंग के हिसाब से मेरा ख्याल है वो बेस्ट रिकॉर्डिंग्स थी। तो सजाद भाई उस दिन मुझे एक टिप दे गए थे जो आज तक मैं यूज़ करता हूँ। वो क्या दे के गए थे कि इरफान जब गाना बन रहा होता है ना, उस वक्त ये सोचना होता है कि इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट डालने हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या क्या हैं, और अगर वो मुकम्मल हो जाएं तो फिर और घुसेड़ी नहीं जाएं उसके अंदर चीजें, एक्स्ट्रा नोट्स नहीं डालनी है, एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स ना। We'll come back to them after break. Take a break. वेलकम बैक। तीनों हजरात यहीं पे हैं। आप तीनों से सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो यूथ के लिए, एंड लेट्स हैव सीरियस टिप्स कि अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की ये प्रोग्राम देख रहा है और वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट, गुलकार या मौसीकार या साउंड रिकॉर्डिस्ट या प्रोडक्शन मैनेजर ये बनना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो जो इधर हालात हैं उनको ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर उसके पास बेचारे के पास इतना पैसे नहीं है कि वो अपना गाना उसने बना लिया उसको रिकॉर्ड कराए, और अगर रिकॉर्ड करा भी लिया उसने तो फायर रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में उसके साथ क्या मामला होगा, उसके बाद क्या वो रिलीज़ होगा, यानी तो बहुत सारे सवाल आते हैं। मुझे सुन के आपका सवाल तो एकदम से खौफ, मैंने अपने आप को उसकी जगह पे रखा, तो उसको बहुत सारे मसाइल हैं। अगर वो लकी है कि वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसने वालिद साहब से कहना है, उन्होंने उसको चेक इशू कर देना कि बेटा जाओ जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग्स कराओ, मैं तुम्हें पैसे उसके दे दूँगा, फिर वो इसके बारे में सोच सकता है। और फिर हम अगली बात कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनो, उसके बाद ट्रेंड देखो, उसके बाद कोई एक दो गाने बनाओ, फिर दोस्तों को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बड़ों को, जो अप्रूव कर देना कि हाँ ये गाना अच्छा है, तो फिर उसके बाद बेस्ट म्यूजिशियंस के पास चले जाओ जो शहर में हो, थोड़ी सी रिसर्च करके वहाँ से बनवाओ और उसको मार्केट करो। जवाब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड जो पूरी एक आबादी है, वो इवन जब हमने स्टार्ट किया था म्यूज़िक तो 75% 70% उस वक्त भी इस पूरी दौर से बाहर थी। अब वो ज़्यादा हो गई है, अब 80 से 85% शायद हो गई है, जो कि सोच ही नहीं सकते कि वो कभी म्यूज़िक कर सकते हैं। उसकी सिंपल सी वजह है आजकल जो म्यूज़िक है वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो वीडियो भी है, और वीडियो जब आप बनाते हैं तो आपके 3-4 लाख रुपया तो आराम से खर्च हो जाता है। फिर ऑडियो जब आपने बनानी होती है, अब जिस तरह की स्टूडियोज़ हैं, जो जिस तरह की आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी होती है अपने लिए, और लोग जिस तरह का चार्ज करते हैं, तो गरीब आदमी म्यूज़िक नहीं कर सकता। अब ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोई करना चाहता है तो उसका कोई हाथ पकड़ ले, कोई कंपनी पकड़ ले, कुछ कर ले, तो ये हो सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है। बाकी जो लोग हैं वो डेफिनेटली अगर उनके अंदर सोल उनके अंदर इस तरह का है कि वो म्यूज़िक करना चाहते हैं तो वो राहें ढूंढते हैं। ज़्यादातर लोग वही हैं इस वक्त। आप अगर सारे चैनल्स देखें, पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स आप इसे देखें, सब के अंदर आपको वही लड़के नजर आएंगे जो खाते पीते घरानों से हैं, जो जिनको घर से हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही है म्यूजिक करने की। ये एक मेरा ख्याल है अफसोसनाक सूरत हाल है। वेरी क्विकली मुझे मौका दे दीजिए, 1 मिनट है मेरे पास। 1 मिनट में मैं कूजे में बंद कर दूंगा। पहली चीज़ है उस लड़के को लड़की को ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी ये कि क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ कि मैं गा सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि
ढूंढने से आपको खुदा भी मिलता है। लाहौर के जितने स्टूडियोज़ हैं, कराची के जितने स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी ईमेल एड्रेस है, फायर रैकेट्स हमारी रैकेट कंपनी, हम कंसिस्टेंटली उन सारे स्टूडियोज़ में जाते हैं। अब लोगों के घरों के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन स्टूडियोज़ में जाते हैं। बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो हमारी नज़र से गुजरता है, बहुत सी ऐसी एल्बम्स हैं जो हमने फंड की हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं गरीब लड़कों की जो खुद पैसे नहीं लगा सकते थे, तो उनकी 35 मिलीमीटर फिल्म फॉर्मेट के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं। मेरा फायर रैकेट्स में काम करने का मकसद सिर्फ जियो का बैज लगाना नहीं है। मेरा फायर रैकेट में काम करने का मकसद वो पैशन है, या मेरी कंपनी का वो पैशन है कि हम इस चीज को आगे लेके इरफान जाना अख्तर, आपका, जवाद अहमद, अबरारुल हक, सजाद अली, हदीका कियानी एंड अली जफर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप अगर आप एस्पायरिंग सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर गैदर किया होगा। वेरी क्विकली, आप जो शोएब मंसूर की फिल्म आ रही है बोल, उसके भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। लेट्स सी वो कैसी जाती है, अल्लाह करे कि अच्छी जाए। आई मीन बड़े लोगों को उम्मीदें हैं उस फिल्म से, पाकिस्तान के टॉप रेटेड फिल्म आ रही है। बट अगर आपने म्यूजिक की आपको लगन है ना और जुस्तजू है तो वो लगे रहे, एक ना एक दिन आई एम श्योर इट विल मटेरियलाइज। बस एक मेरी राय है, कुछ लोग होते हैं गुलूकार और कुछ लोगों को गुमान होता है कि वो गुलूकार हैं, इसमें ज़रूर फ़र्क कर लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।